पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे पाकिस्तानी ताजर की जिंदगी का जायजा लेंगे जो कि दुबई में वाक़ प्राइवेट इक्विटी फर्म दी अबराज ग्रुप के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव थे। माली दुनिया में एक नुमाया शख्सियत हैं जिन्होंने उभरती हुई मार्केट में दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में से एक की बुनियाद रखी। तो आइए आरिफ नकवी के बारे में मजीद जानते हैं। सबसे पहले उनकी इब्तदाई जिंदगी और खानदान पर बात करते हैं। तो आरिफ महमूद नकवी 13 जुलाई 1960 को कराची, सिंध, पाकिस्तान में पैदा हुए और कारोबार और फाइनेंस की दुनिया में एक अहम शख्सियत के तौर पर उभर कर सामने आए। ताजर घराने में परवरिश पाने वाले नकवी ने छोटी सी उम्र से ही तिजारत की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया था। उनके वालिद की एक छोटी सी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिससे उनको तिजारत और एंटरप्रेन्योरशिप के बुनियादी उसूलों का पता चला। इसके अलावा उनके वालिद का इंश्योरेंस के शोबे में हिस्सा लेना नौजवान आरिफ के लिए माली उमूर में एक अच्छी समझ पैदा करने में मददगार साबित हुआ। कराची जैसे आबादी वाले शहर में उनकी परवरिश ने उनके इरादों और उम्मीदों को बहुत असरअंदाज किया। उनकी वालिदा उनकी तालीमी जदोजहद में एक अहम सपोर्ट रही। उनकी हौसला अफजाई ने नकवी की तालीमी कामयाबी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया और उनके मुस्तकबिल के इरादों के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार की। आरिफ नकवी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करें तो निकाह फायजा नकवी से हुआ था और दोनों के 3 बच्चे हैं जो अपने वालिद की तरह मुख्तलिफ पेशों और तालीमी मैदानों में मशगूल हैं। फिलहाल नकवी अपने खानदान के साथ लंदन के एक नामवर इलाके साउथ किंगस्टन के एक अपार्टमेंट में रहते हैं। ये रिहाइश उनकी कामयाबी के साथ साथ उनके खानदान के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का इजहार है। तिजारत में शुरू से असर, खानदानी सपोर्ट और उनका अपना अज़्म आरिफ नकवी के माली दुनिया के सफ़र में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। आरिफ मसूद नकवी जो कि आज ग्लोबल बिजनेस और फाइनेंस में एक नुमाया शख्सियत है, उनका तालीमी पस मंज़र बहुत ही मुतासर कुन है। वो कराची, पाकिस्तान में पैदा हुए। उन्होंने अपना तालीमी सफ़र कराची ग्रामर स्कूल से शुरू किया जो कि सख्त तालीमी मयार और तनकीदी सोच को फ़रोग देने के लिए मशहूर था। नकवी ने फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लिया और 1980 के दौर में इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। LSE के मशहूर सोशल साइंसेज प्रोग्राम और ग्लोबल माली मसाइल पर फोकस ने नकवी को दुनिया की मार्केट को समझने में गहराई से मदद दी। LSE में गुजरा हुआ वक्त तालीमी तौर पर इंतहाई मुआवरा था जिसने न सिर्फ इल्म में इजाफा किया बल्कि शख्सियत साजी में भी अहम किरदार अदा किया। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल माली निज़ाम के बारे में न सिर्फ आगाही हासिल की बल्कि एक शानदार नेटवर्क को भी कायम किया। नकवी की तालीम ने उनके कामयाब करियर के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी और वो कभी कभार LSE वापस जाकर अपने तजुर्बात तलबा के साथ शेयर करते हैं। उनकी तालीमी कामयाबी ने ये साबित किया कि तिजारत और फाइनेंस की दुनिया में कामयाबी के लिए एक मजबूत तालीमी बुनियाद कितनी ज़रूरी है। उनका करियर मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज पर मबनी और असरअंदाज इन्वेस्टमेंट से भरा हुआ है जो कि दुनिया के तिजारती मंजरनामे पर उनका एक वाज़े नक्श छोड़ चुका है। नकवी का करियर लंदन में आर्थर एंडरसन और कराची में अमेरिकन एक्सप्रेस के मकामी दफातर में शानदार शुरुआत से हुआ। इन रोल्स ने उनको फाइनेंस और तिजारत के निज़ाम में कीमती तजुर्बा दिया। मुख्तलिफ माहौल में काम करके उन्होंने अपनी तनकीदी सलाहियतों को मज़ीद निखार दिया और ग्लोबल माली निज़ामों के बारे में एक जामे समझ हासिल की। 1990 के आगाज में आरिफ नकवी सऊदी अरब में ओलायन ग्रुप का हिस्सा बन गए। ये एक अहम कदम था क्योंकि ओलायन ग्रुप सल्तनत का सबसे बड़ा तिजारती इदारा है। यहाँ नकवी ने अपनी स्ट्रैटेजिक सोच और ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्किल्स को मजीद बढ़ाया और सबसे ज़्यादा असर रखने वाले कारोबारी इदारे में काम करते हुए मजीद महारत हासिल की। 1994 में आरिफ नकवी ने एक हिम्मत वाला तजुर्बाती कदम उठाया और दुबई में क्यूपोला के नाम से एक इन्वेस्टमेंट फर्म की बुनियाद रखी। सिर्फ $50,000 से अपनी ज़ाती बचत से शुरू करते हुए नकवी ने एक ऐसे सफ़र का आगाज़ किया जो उनके कारोबार का महवर बन गया। क्यूपोला ने जल्द ही अपने नए अंदाज और तजुर्बाती तरीके से इन्वेस्टमेंट और कारोबार में नाम कमाया।
लैंडमार्क लेवरेज्ड बाय आउट नकवी के अहम तरीन कारनामों में से एक 1999 में उस वक्त सामने आया जब उन्होंने $102 मिलियन में इंचकेप मिडल ईस्ट को खरीद लिया और सिर्फ $4.1 मिलियन इक्विटी से ये मामला हासिल किया। नकवी की काबिलियत थी कि वो अंडर वैल्यूड एसेट्स को पहचान सकते थे और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का फायदा उठा सकते थे, जो उनकी बिजनेस एक्यूमन का सबूत था। इंचकेप मिडल ईस्ट को उनकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के नीचे पार्ट्स में बेच दिया गया, जिसका टोटल $173 बिलियन हुआ, जो उनकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को मैक्सिमम करने की सलाहियत का सबूत था। नकवी ने 2002 में अबराज कैपिटल की बुनियाद रखी। फर्म ने जल्द ही 6 कॉन्टिनेंट्स में अपने ऑपरेशंस को बढ़ाया और अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, टर्की और सेंट्रल एशिया में बड़ा पैसा लगाया। नकवी की क़यादत में अबराज कैपिटल को इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट के रुझान मिल गए, जो इकोनॉमिक तरक्की और ग्रोथ को बढ़ाने वाली अपॉर्चुनिटीज़ में पैसा लगाते थे। अबराज कैपिटल ने ऑरियोस कैपिटल के साथ मर्ज करके अबराज ग्रुप को तश्कील दिया। इस मर्जर ने अबराज को इमर्जिंग मार्केट्स में एक काबिले अहमियत प्राइवेट इक्विटी फर्म बना दिया। अबराज ग्रुप ने बिलियंस के एसेट्स मैनेज किए, हेल्थ केयर, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में काम किया। नकवी का विजन फर्म की तरक्की में अहम था, जिसने इसे ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी में एक अहम किरदार बना दिया। मार्च 2018 में आरिफ नकवी ने सीईओ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जबकि फर्म के फंड्स के इंतजामी तरीक़ाकार के हवाले से कई इन्वेस्टिगेशंस शुरू की गई। इन इन्वेस्टिगेशंस ने इन्वेस्टर फंड्स के हवाले से मसाइल को उजागर किया, जो फर्म के लिए इश्तिहार का सबब बने। ये नकवी के करियर का एक मुश्किल मरहला था, मगर इससे उन चैलेंजेस और रिस्क का एहसास होता है जो फाइनेंस की दुनिया में होते हैं। अपने बिजनेस वेंचर्स के साथ साथ नकवी को आर्ट से भी दिलचस्पी थी, खासकर मशरिक़ वुस्ता आर्ट से। उन्होंने एक काबिल ज़िक्र कलेक्शन जमा की, जिसमें से कुछ को 2018 में क्रिस्टीज के जरिए $2 मिलियन में फरोख्त किया गया। आर्ट्स में उनकी दिलचस्पी उनकी सकाफती और फिक्री सरगर्मियों को भी नुमाया करती है, जो उनकी प्रोफेशनल शनाख्त में एक नया पहलू जोड़ती हैं। 2008 में नकवी और उनकी फैमिली ने पाकिस्तान में अमन फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और सेहत और तालीम पर तवज्जो देती है। फाउंडेशन का मकसद पाकिस्तानियों को सेहत की देखभाल की मदद और महारत की तरबियत देना है, ताकि उनका मुआशरती मयार बेहतर हो सके। नकवी के फलाही काम यूके में भी वाज़े हैं, जहां उन्होंने 2011 में हैरो मॉस्क और मसूद कम्युनिटी सेंटर की तामीर की है, जो उनके मरहूम वालिद के नाम पर है। ये इक़दामात उनके मुआशरे को कुछ वापस देने और मुआशरती तरक्की की हिमायत करने के अज़्म को उजागर करते हैं। अबराज ग्रुप के तनज़्ज़ुल के बारे में बात करें तो सितंबर 2017 में तनज़्ज़ुल शुरू हुआ, जब एक गुमनाम ईमेल एक एम्प्लॉय ने इन्वेस्टर्स को भेजी और फर्म में मज़ीद माली बदउनवानी का इजहार किया। इस गवाह के इंकशाफात ने एक सिलसिला शुरू कर दिया, जो कंपनी की पोजीशन और नकवी की रेपुटेशन के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। जनवरी 2018 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अबराज ग्रोथ मार्केट्स हेल्थ फंड के दीगर मुतल्लिका अफराद ने शक का इजहार किया और फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स को हायर किया गया, ताकि अपनी इन्वेस्टमेंट्स का पता लगाया जा सके। इन्वेस्टिगेशन से इख्तिलाफात सामने आए और $200 मिलियन से ज्यादा के गैर सरमायाकारी शुदा फंड्स पर शक बढ़ गया, जिस वजह से अबराज ग्रुप से वजाहतें तलब की गई। फरवरी 2018 तक वर्ल्ड बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे बैनुल-अक़वामी तंजीमें आलमी निगरानी के तहत बढ़ गईं और अबराज ग्रुप के फंड्स के इंतजामी तरीके पर सवालात उठाए गए। सरमायाकारों के इल्जामात, जिसमें एंड्रयू फायरनम भी शामिल हैं, के बाद फर्म को आर्जी तस्फिये का सामना करना पड़ा और दुबई रेगुलेटर्स ने तहकीकात शुरू की। अक्टूबर 2018 में दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि अबराज ने मुबैना पाकिस्तानी ताजर नवीद मलिक को कराची इलेक्ट्रिक इन्वेस्टमेंट बेचने में कॉर्पोरेशन के लिए $20 मिलियन अदा किए हैं। अप्रैल 5, 2019 को आरिफ मसूद नकवी को यूके में यूएस महकमा इंसाफ की तरफ से धोखाधड़ी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें इन्वेस्टर्स को गुमराह करने और अबराज ग्रोथ मार्केट्स हेल्थ फंड से $230 मिलियन का गलत इस्तेमाल करना शामिल था।
मई 2019 में बेल मिलने के बाद नकवी को घर में नजरबंद कर दिया गया। जुलाई 2019 में दुबई रेगुलेटर्स ने अबराज के 2 एंटिटीज पर $315 मिलियन का जुर्माना लगाया और नकवी को यूएई में फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए गायबाना तौर पर 3 साल कैद की सजा सुनाई। नवंबर 2021 में यूके हाई कोर्ट जज फिलिपा विपल ने नकवी के एक्सट्रेडिशन को यूएस के लिए पोस्टपोन कर दिया, जब तक एक मुख्तलिफ केस जो कि इंडियन डायमंड टाइकून नीरव मोदी का था हल नहीं हो जाता। जनवरी 2022 तक दुबई रेगुलेटर्स ने नकवी पर $135.6 मिलियन का फाइन लगाया। जुलाई 2022 में फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि नकवी की कंपनी वोटन क्रिकेट लिमिटेड ने पाकिस्तान की सियासी पार्टी पीटीआई को फंड किया है, जो उनके फाइनेंसेस के हवाले से मजीद सवालात उठाती है। मार्च 8, 2023 को नकवी अपना आखिरी चैलेंज यूके हाई कोर्ट में हार गए, जो कि यूएस के लिए तरसील से मुताल्लिक था। यूके हाई कोर्ट जज ने 2021 के ऑर्डर को, जो उस वक्त की यूके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने दिया था, बरकरार रखा, जिसका मतलब था कि नकवी यूएस में फ्रॉड के चार्जेस के हवाले से ट्रायल का सामना करेंगे, जो अबराज ग्रुप के तनज़्ज़ुल से मुताल्लिक था। नकवी के लीगल स्ट्रगल्स और अबराज ग्रुप के तनज़्ज़ुल हाई फाइनेंस में कामयाबी से नशेब का सफ़र नुमाया करती है। जब वो यूएस में तरसील और ट्रायल का सामना करते हैं, उनका केस मीडिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जो कि बैनुल-अक़वामी मालियाती ज़वाबित और सरमायाकार ट्रस्ट के लिए बड़े नताइज रखता है। आरिफ महमूद नकवी के करियर को कुछ मुअज़्ज़ज़ एजाज़ात से भी उजागर किया गया है, जो उनके फलाही कामों में अहम हिस्सा लेने पर दिए गए। 2007 में उन्हें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सितारा इम्तियाज से नवाजा। ये अवार्ड पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सिविलियन एजाज़ है। नकवी की मुल्क में अहम खिदमात का एतराफ़ करता है। 2015 में उनकी फलाही कोशिशों को बैनुल-अक़वामी एतराफ़ भी मिला, जब उन्हें BNP पैरिबास ग्रैंड प्रिक्स फॉर इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपी से नवाजा गया। ये अवार्ड उनकी सेहत, तालीम और समाजी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए अमन फाउंडेशन के जरिए की गई कोशिशों को हाईलाइट करता है। ये अवार्ड नकवी के कारनामों का एतराफ़ नहीं, बल्कि कारोबारी कामयाबी को समाजी तब्दीली और तरक्की के मुहर्रिक बनाने की सोच को भी उजागर करता है। तो ये थी आरिफ नकवी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब कर लें।